जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं साथिया एहसास बस तुमसे ही, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे, सीनियर को गले लगाना है, वो भी ऐसे कि सीनियर को सेटिस्फेक्शन हो। अक्षत बोला तो निखिल ने आंखें छोटी करके उसे देखा। सुपर सीनियर अक्षत चतुर्वेदी, लॉ डिपार्टमेंट। शालू के मुंह से निकला तो सांझ ने भी भरी आंखों से उसे देखा। दूध सी सफेद रंगत, लंबा कद, घुंघराले से बिखरे बिखरे बाल, लंबी सी नाक और बेहद आकर्षक चेहरा। प्रिंस सिंडरेला की स्टोरी वाला। सांझ के दिल में आवाज उठी और उसने एक बार अक्षत के मुस्कान लिए चेहरे को देखा और फिर नजरें झुका ली। सीनियर, आप इस मामले से दूर रहिए। ये आपका मामला नहीं है, निखिल बोला। बात जहां सही गलत की हो वहां कानून का मामला, मतलब कि कानून के स्टूडेंट का मामला हो ही जाता है। अक्षत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। हम सिर्फ रैगिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा कांड नहीं, निखिल ने कहा। रैगिंग करना मना है, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमने जो इस लड़की से कहा वो कर लेते हैं, अक्षत बोला और उसने अपनी बाहों का घेरा इस तरीके से सांझ के चारों तरफ किया कि सांझ के शरीर को टच नहीं हो, और निखिल की तरफ देखा। सुपर सीनियर हूं और इसमें मुझे हक कर लिया और मुझे सेटिस्फेक्शन भी है, तो बात खत्म। आज के बाद अगर इसे परेशान किया तो समझ लेना, अक्षत ने कहा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये गलत है सीनियर, ये हमारे डिपार्टमेंट से है और इसकी रेकिंग लेने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है और आप हमें नहीं रोक सकते। निखिल भुना भुना उठा। रेकिंग करना गलत है और सबसे बड़ी बात, सुपर सीनियर के पास सारे अधिकार होते हैं। और आज इसकी रेकिंग पूरी हो गई, अब आज के बाद इस लड़की के आसपास भी दिखाई मत देना, समझे, अक्षत ने कहा। तो सांझ ने नजर उठाकर उस इंसान को देखा जिसने आज उसे इस मुश्किल से बचाया था। सांझ की आंखों में एक शुक्रिया का भाव आ गया। ला, थैंक यू, सांझ ने कहा। थैंक यू की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत लाओ अपने अंदर, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं उन्हें लोग ज्यादा डराते हैं, इसलिए स्ट्रांग बनो। तुम कंफर्टेबल हो तो जो सामने वाला बोल रहा है वह कर दो, पर अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मना करना सीखो, क्योंकि ना का मतलब सिर्फ ना होता है, और तुम्हारे ना करने के बाद कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। समझ रही हो ना, अक्षत ने कहा। तो सांझ ने गर्दन हिला दी और उसी के साथ अक्षत वहां से निकल गया। सांझ की नजरों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। बाकी सीनियर्स भी जा चुके थे, सिर्फ शालू वहां रुक गई थी। हेलो सांझ, आई एम शालिनी फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और तुम मुझे शालू बोल सकती हो। शालू ने हाथ आगे बढ़ाया तो सांझ ने तुरंत थाम लिया। थैंक्स, आज आपने बहुत हेल्प की, सांझ बोली। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, और हम नो आप भी, शालू बोली। तो सांझ ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। वैसे तो शालू इतनी जल्दी किसी से दोस्ती करती नहीं है, पर तुम कुछ अलग हो। दोस्त बनोगी मेरी, शालू बोली। तो सांझ ने मुस्करा के गर्दन हिला दी। दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर चल दी। कहाँ रह रही हो, शालू ने पूछा। हॉस्टल में, सांझ ने जवाब दिया। वाओ, हॉस्टल, हमेशा से हॉस्टल में रहने की ख्वाहिश थी, पर पापा कभी जाने नहीं देते, शालू बोली। तो सांझ मुस्करा उठी। अरे बाबा, हंसने की बात नहीं है, बहुत अजीब है, पापा प्यार का नाम लेकर हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हैं। तंग आ गई हूं मैं, मन करता है भाग जाऊं उनसे दूर सदा के लिए, ऐसे माँ बाप से तो अनाथ, शालू बोल ही रही थी कि सांझ ने रोक दिया। ऐसे नहीं बोलते शालू, तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं तो कद्र करो उनकी, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें पेरेंट्स का साथ मिलता है, वरना कुछ लोग तो अनाथ होते हैं और हमेशा प्यार के लिए तरसते हैं, सांझ बोली और उसकी आंखें भर आई। ओके ओके, नहीं जा रही हूं कहीं अपने मम्मी पापा को छोड़कर, पर तू ही तरह से दुखी क्यों हो रही है, शालू ने सांझ का हाथ पकड़कर कहा। इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, अनाथ हूं मैं, और जब भी तुम्हारे जैसी किसी को देखती हूं तो बड़ा ही अजीब लगता है। वह कहते हैं ना, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं, और जिसके पास चने हैं उनके पास दांत नहीं, सांझ बोली। अब ये दांत और चना क्या है, शालू बोली। एक कहावत है, जैसे मुझ जैसे लोगों को माँ बाप की कदर होती है, तो हमारे पास माँ बाप नहीं है, भगवान ने हमसे छीन लिए है, और तुम्हें इतने अच्छी पेरेंट्स दिए हैं जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी इतनी केयर करते, तो तुम्हें उनकी परवाह नहीं है, सांझ बोली। तो शालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भी अपने पेरेंट्स को प्यार करती हूँ, और आज तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि मैं उनके बारे में इतना अजीब सोचती थी और बात भी करती थी, वो गलत है।
मैं अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कि मम्मी पापा को कोई भी तकलीफ हो। शालू ने कहा तो सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर दोनों अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। अक्षत वापस आकर अपनी बाइक पर बैठ गया। आंखों के आगे सांझ का सांवला सलोना खूबसूरत चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान। जादू है कोई उस लड़की में। पता नहीं क्यों आज तक कभी किसी के लिए ऐसे एहसास दिल में नहीं जागे, पर ये लड़की पहली नजर में मानो दिल से उतर गई है। अब तो बस कैसे भी करके इसका दिल जीतना है और इसे अपनी मिसेज चतुर्वेदी बनाना है। अक्षत खुद से बोला और फिर खुद ही हंस पड़ा। पर अभी नहीं, जब मैं जज बन जाऊंगा तब इसे अपनी वाइफ, अपनी मिसेज चतुर्वेदी बनाऊंगा। मिसेज सांझ अक्षत चतुर्वेदी। जज साहब की मिसेज चतुर्वेदी, अक्षत बोला और फिर अपनी क्लास की तरफ निकल गया। कॉलेज के बाद सांझ और सालू बाहर आए। अच्छा चल तेरे साथ तेरे हॉस्टल चलती हूँ, मुझे वैसे भी हॉस्टल देखने का और हॉस्टल में रहने का बहुत मन करता है। और अब तो तुमसे दोस्ती हो गई है तो तुम समझ लो कि मेरा आधा टाइम तो तुम्हारे हॉस्टल में ही बीतने वाला है। शालू ने कहा तो सांझ मुस्कुरा उठी। तो मना किसने किया है? चलो ना, सांझ बोली और शालू के साथ हॉस्टल निकल गई। अक्षत अपनी बाइक लिए बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसने सांझ और शालू को जाते देखा तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई कि तभी उसकी पीठ पर आकर किसी ने धौल जमाई। आ गई तू, अक्षत बोला और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे मानसी खड़ी थी। गोरी चिट्टी लंबी बेहद खूबसूरत लड़की। और कौन होगा होगा यार। और मुझे तो इस बात का टेंशन है कि जब अभी कुछ महीनों बाद तुम कॉलेज आना बंद कर दोगे फिर मुझे पिकअप और ड्रॉप कौन करेगा? मानसी बोली। डोंट वरी, जब तक मैं इस शहर में हूं तुम्हें रोज मैं ही छोड़ूंगा, मैं ही लूंगा। भले मैं कॉलेज में रहूं या ना रहूं पर तुझे पिक एंड ड्रॉप करना बंद नहीं करूंगा। हाँ, पर एक बार जैसे ही मैं अपनी ट्रेनिंग पर जाऊंगा फिर तुझे खुद से मैसेज करना होगा। अक्षत ने कहा तो मानसी मुस्कुराकर उसके पीछे बैठ गई। तभी उनके पास आकर एक और बाइक रुकी। अक्षत और मनु ने उसकी तरफ देखा तो उस बाइक पर ईशान बैठा हुआ था। ओए भूतनी, अपने ढूंढ ले कोई जो तुझे बाइक पर बैठा के घुमाए। कब तक मेरे भाई के कंधों पर बेताल की तरह लटकी रहेगी? ईशान बोला। मनु ने उसे घूर के देखा। सीख अपने भाई से कुछ। भी कभार मुझे तू भी पिक एंड ड्रॉप कर दिया कर, तेरी बाइक की सीट तो हमेशा खाली ही रहती है। मानसी बोली। हाँ तो खाली रहती है, तेरे जैसी भूतनी के लिए नहीं है मेरी बाइक। मेरी बाइक पर तो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बैठेगी और फिर बाद में मेरी वाइफ, समझी? इसलिए मेरी बाइक पर बैठने का सपने देखना बंद कर दे। ईशान बोला और उसने बाइक आगे बढ़ा दी। इस राक्षस को कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? क्या लगता है अक्षत? या इसके सपने सच में ही सपने रह जाएंगे? मनु ने हंसकर कहा तो अक्षत भी मुस्कुरा दिया। हर किसी के लिए भगवान ने किसी ना किसी को बनाया है मनु। बस समय है तो उनके मिलने का। देखो अगर इसके किस्मत में कोई लिखी होगी तो जल्दी ही इसको भी मिल जाएगी। अक्षत बोला और उसी के साथ उसने भी ईशान के पीछे अपनी बाइक दौड़ा दी। आधे घंटे में तीनों घर पहुंच गए। अरविंद उस समय ऑफिस गए हुए थे तो घर पर केवल साधना ही थी। आ गए तुम तीनों? साधना ने उन तीनों के आते ही पूछा। नहीं मम्मी, अभी तो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही है। थोड़ी देर बाद निकलेंगे और फिर घर आएंगे, ईशान बोला तो साधना ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। कभी सीरियस हो सकता है तू? यूं ही उल्टी बात ही करनी होती है तुझे। साधना बोली। लो कर लो बात, उल्टा सवाल आप पूछो और बोलो मुझे कि मैं उल्टी बातें करता हूं। ईशान ने कहा। आंटी आप भी कहां पत्थर पर सिर फोड़ रही हो? जानती हो ना ये राक्षस है और यह कभी नहीं बदल सकता। दिमाग ही नहीं है इसमें कि ये कुछ बातें समझ सके और उनको सही कर सके। मनु फ्रूट बास्केट से एक एप्पल उठाकर खाते हुए बोली। राक्षस मुझसे पूछे बोलती है और ठूंसती खुद रहती है। फ्री का जो मिलता है ना यहाँ, इसलिए। ईशान ने कहा और उसके ये कहते ही अक्षत और साधना ने ईशान को घूर कर देखा तो वही मनु ने एप्पल वापस से डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में चली गई। ऊंट जितना लंबा हो गया है पर ना जाने बुद्धि कब आएगी तुझमें। दुखा दिया ना उसका दिल। साधना बोली। मम्मी मैं बस मजाक। ईशान बोला। यह क्या लगा रखा है तूने? फ्री क्या होता है? भूल क्यों जाता है, वह तेरे पापा के दोस्त की बेटी है। तेरी बहन के जैसी है। फालतू नहीं है वह घर में, समझा तू। और वह कुछ भी फ्री का नहीं खाती है। साधना ने नाराजगी से ईशान को डांट लगाई तो वही अक्षत ने भी उसे नाराजगी से देखा। सॉरी यार, ऐसा भी क्या बोल दिया? उसकी तो आदत है यार, सब है नाटक बनाने की। चलो आप लोग चिंता मत करो, मैं मना लूंगा। ईशान बोला और मनु के कमरे की तरफ चल दिया। ईशान मनु के कमरे में आया तो देखा मनु बालकनी में खड़ी।
ईशान ने बालकनी में जाकर उसके बगल में खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पर मनु ने उसकी तरफ नहीं देखा। अब यार ऐसा भी कुछ नहीं बोल दिया भूतनी जो इतनी ज्यादा नाराज और दुखी हो रही है। सेंट्रोले फेंक कर तू मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती तो ये बेकार की कोशिशें भी मत कर। ईशान बोला। ईशान प्लीज यार, अभी ना मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, तू निकल यहाँ से वरना कहीं तुझे 2-4 चमेट न लगा दूं। मनु चिढ़ते हुए बोली। ठीक है ना तो लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तू ऐसे उदास मत हो और बुझी बुझी मत रह। तू ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भगवान ने अच्छा खासा रूप दिया है तो जरा स्टाइल में रहा कर। ऐसे तो सच में तो भूतनी लगने लगती है। ईशान ने कहा तो मनु ने उसे गुस्से से घूरा। मैं कह रही हूं ना, तू जा रहा है यहां से। मनु ने गुस्से से कहा। चला जाऊंगा पर पहले तू नाराजगी छोड़ दे। ईशान ने कहा तो मनु ने उसे देखा और वापस दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खड़ी हो गई। अरे बाबा हो गई गलती, बोल दिया तो क्या आप जान लेगी बच्चे की। और कोई पहली बार तो नहीं बोला है ना, हम दोनों का तो बचपन से चलता है और तू जानती है मैं कभी भी इंटेंशनली कुछ नहीं बोलता। बस जो मन में आता है बोल देता हूँ, उसके लिए क्या इतना बुरा मानेगी। ईशान ने कहा। मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा बाबा फिर से सॉरी। कान पकड़ कर सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दे। ईशान बोला तो मनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जिसे ईशान ने देख लिया और उसके चेहरे पर शरारत आ गई। सॉरी यार गलत बोला, तू कुछ भी फ्री का नहीं खाती, जो कुछ भी है सब मेरे हिस्से का खाती है। और मेरे ऊपर तो तू अधिकार लेकर ही पैदा हुई है, तो खा सकती है वो भी बिना टेंशन के। ईशान बोला तो मनु ने पलटकर उसकी तरफ देखा। ईशान ने तुरंत कान पकड़ लिए और सैड फेस बना लिया। मनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और वह एकदम से ईशान के गले लग गई। ईशान ने मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं फ्री का खाती हूँ? मतलब तेरे और अक्षत के हिस्से का खाती हूँ? मनु बोली तो ईशान ने उसके सिर को थपका। यहाँ बात खाने की नहीं कर रही हूँ। तुझे ऐसा लगता है कि तेरे हिस्से का प्यार मुझे मिल गया? मनु बोली। हाँ लगता तो है पर कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी बहन भी मानता हूँ ना। तो ठीक है, बहन का हक होता है भाई की हर चीज पर, फिर चाहे वह प्यार हो, अधिकार हो, उसके हिस्से की पॉकेट मनी हो या उसकी कमाई का पैसा। बहन को पूछने की भी जरूरत नहीं होती है, पूरे अधिकार से ले सकती है। और भाई ना दे तो उससे लड़ झगड़ कर छीन भी सकती है। इसलिए मेरी बातों का बुरा मत माना कर समझी। जब भी मन करे या मैं कुछ गलत बोलूं लड़ने झगड़ने का तो सोचना नहीं है। हमारा तो बचपन का यही काम है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की टांग खींचना, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू इस तरीके से उदास होकर आ जाएगी और खुद को अलग समझने लगेगी। ईशान ने कहा और मनु को खुद से अलग किया तो देखा उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। पागल है क्या, इतनी सी बात के लिए रो रही है? एक एप्पल के लिए टोका ना मैंने, अभी 1 दर्जन ला कर देता हूं तुझे, फिर ठूंस लियो सारे के सारे एप्पल। पगल कहीं की, एक एप्पल के लिए रो रही। ईशान बोला तो मनु ने सिर पीट लिया। पगल मैं नहीं, तू है राक्षस। मैं एप्पल के लिए नहीं रो रही, पर आज तूने जो इतनी सारी बातें कही उनके लिए रो रही हूं। मनु बोली तो ईशान ने आंखें छोटी करके उसे देखा। मतलब तू मुझे अपनी बहन मानता है और इतना अधिकार देता है कि मैं तेरी हर चीज तुझसे बिना पूछे या लड़ झगड़ के ले सकती हूँ? मनु ने कहा। लो कर लो बात, अब अधिकार देना ना देना कौन मेरी मर्जी में है। तू तो अधिकार जमा कर पहले ही बैठी है तो ले ही लेगी। इससे पहले कि तू हमेशा की तरह छीने, अच्छा भाई और महान इंसान बनकर मैंने भी बोल दिया कि ले ले जो लेना है। ईशान ने मनु को तंग करते हुए कहा। मतलब तू नहीं सुधर सकता? मनु मुंह बनाकर बोली। तो यह अपना स्टाइल है और इस स्टाइल को कोई नहीं बदल सकता। जब अब तक नहीं बदला तो अब क्या बदलूंगा, और तुझे भी कुछ बताने की जरूरत है। ईशान बोला। क्या? मनु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। जब पापा तुझे लेकर आए थे तब अक्षत बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसकी हमेशा से इच्छा थी कि उसकी बहन हो, पर भगवान ने बहन की जगह मुझे दे दिया था। पर तेरा आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ईशान बोला तो मनु ने उसकी तरफ देखा। अरे यार, घर में सबसे छोटा था मैं, नॉटी था, हरकतें कर सकता था, कोई कुछ नहीं कहता था, ये सोचकर कि छोटा हूं पर मुझसे छोटी तू आ गई थी तो सारा सबका प्यारा अटेंशन सब तेरी तरफ आ गया था। तो मुझे तेरा आना अच्छा नहीं लगाता था। धीरे धीरे तू हम लोगों की लाइफ का हिस्सा बन गई, मेरी, अक्षत की मम्मी और पापा की, और पता ही नहीं चला इस दिल ने कब तुझे अपनी बहन और हमारे परिवार का हिस्सा मान लिया। ईशान बोला। सच्ची? मनु का गला भर आया। और अब ये सब जो मैं बोलता हूँ तुझे चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ,
तंग करने के लिए बोलता हूँ। पर आज तूने बात दिल पर ले ली और एप्पल को आधा ही खाकर छोड़ दिया। अब फोकट का मिल रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि बर्बाद करें। खाने को तू सब कुछ खा सकती है पर मेरे पापा का पैसा ऐसे तू बर्बाद करेगी यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ईशान ने सीरियस होकर कहा तो मनु ने हंसकर उसके पेट में 4-5 मुक्के जड़ दिए। ईशान ने अपना पेट पकड़ लिया। दिखने में एकदम मरियल सीख जैसी है तू और हाथ पहलवान जैसे। जाने कितने अंदरूनी अंग घायल कर दिए तूने मेरे। ईशान बोला। अगली बार फिर से उल्टा सीधा बोला ना तो समझ लेना ऐसा मारूंगी ना कि किसी लायक नहीं रहेगा। मनु बोली तो ईशान ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। यार मार लियो पर ऐसे नहीं कि किसी लायक ना बचूं। चतुर्वेदी खानदान का वंश मुझे ही आगे बढ़ाना है तो जरा ध्यान से मारा कर भूतनी। ईशान बोला। चल हट पागल कहीं का। मनु बोली और आगे कमरे की तरफ बढ़ गई। ईशान उसके पीछे आया और उसके बेड पर जा गिरा। तू ना हमेशा ऐसे लड़ते झगड़ते ही अच्छी लगती है। जब ये कद्दू जैसा मुंह लटका कर खड़ी हो जाती है ना तो ऐसा लगता है ना जाने मैंने कौन सा गुनाह कर दिया और अब मुझे प्रायश्चित के लिए नंगे पांव के चारों धाम की यात्रा करने जाना पड़ेगा और शायद अंगारों पर भी चलना पड़े इसलिए प्लीज बुरा मत लगाया कर। ईशान बोला। मनु ने कोई जवाब नहीं दिया बस अपनी बुक्स जमाने लगी। और हाँ प्लीज जरा अक्षत और मम्मी को जाकर बोल दे कि तू मुझसे नाराज नहीं है वरना वह दोनों तो मुझे मार ही डालेंगे। ईशान ने कहा तो मनु ने आंखें छोटी करके उसे देखा। मतलब तू आंटी और अक्षत के कारण मुझसे माफी मांगने आया था। अब तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, जरा डांट पड़े तुझे तभी तो दिल को सुकून आएगा। मनु ने भी उसकी टांग खींची। तू न भूतनी थी, भूतनी है और भूतनी ही रहेगी। कितने प्यार से तुझे मनाया सारे अधिकार भी दिए और एक तू है इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। मम्मी और अक्षत से बस यही कहना है न कि हम दोनों के बीच सब शॉर्ट आउट हो गया है और तू मुझसे नाराज नहीं है। ईशान बोला। नहीं, क्योंकि जब तक तुझे जमकर डांट नहीं पड़ जाएगी तब तक मेरे कलेजे को ठंडक भी तो नहीं मिलेगी। मनु शरारत से बोली तो ईशान पैर पटक कर वहां से निकल गया। मनु ने अलमारी खोली और एक फोटो निकाली जो उसके मम्मी पापा की थी, जिसमें वह उनके बीच में खड़ी थी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। जानती हूँ आपकी कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता पर आपने जाते जाते मुझे इतना अच्छा परिवार दे दिया। अंकल आंटी जैसे मम्मी पापा और ईशान अक्षत जैसे भाई और क्या चाहिए किसी लड़की को। मनु बोली और उसकी आंखें फिर से भर आई। तभी उसके दोनों कंधों पर आकर साधना और अक्षत में हाथ रखा। मनु एकदम से साधना के गले लग गई। साधना ने उसकी पीठ पर हाथ फिराया। क्या हुआ? इशू ने फिर से कुछ कहा क्या? साधना बोली। नहीं आंटी उसने कुछ नहीं कहा। आप उसको कुछ मत कहना। भाई है वो मेरा और फिर हम दोनों का तो चलता रहता है। अब मेरा भाई है जब मुझे प्यार करता है तो लड़ाई झगड़े भी तो मुझसे मुझसे करेगा। मनु ने कहा तो साधना और अक्षत मुस्करा उठे। फिर ये आंसू? अक्षत ने कहा। ये तो खुशी के आंसू है। भगवान ने मुझसे एक फैमिली छीनी तो दूसरी फैमिली कितनी अच्छी दे दी। बहुत किस्मत वाली हूं मैं जो तुम इशू और अंकल आंटी मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मनु बोली। किस्मत वाले हम लोग हैं जो तुम्हारे जैसी बेटी हमें मिली और जिनके घर में बेटियां होती है उनसे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। साधना ने कहा तो मनु मुस्करा उठी। लड़ाई खत्म हो गई हो तो चलो चलो बाहर चलते हैं अभी तुम्हारे अंकल भी आने वाले होंगे। साधना बोली। ठीक है आंटी आप चलिए मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ मनु बोली तो अक्षत और साधना दोनों कमरे के बाहर निकल गए। तो मित्रों अगला भाग जल्दी ही